जेपी आंदोलन में प्रमुख रूप से पटना विश्वविद्यालय में छात्र नेता रहे रविशंकर प्रसाद अभी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं, जो भारत सरकार में सूचना प्रौद्योगिकी और विधि और न्याय मंत्री हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। रविशंकर जी, डीडी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आप छात्र आंदोलन में जयप्रकाश नारायण के साथ आपने काम किया, काफ़ी आप पॉपुलर लीडर माने जाते थे। किस तरीके से जेपी के साथ आंदोलन की जो शुरुआत हुई, आप लोगों के आग्रह पर वो आंदोलन में शिरकत करने के लिए आए, कैसा रहा संस्मरण उनके साथ काम करने का? पहले आप एक बात जान लीजिए, ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे जेपी के साथ काम करने का अवसर मिला। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को मैं ऋषि मानता हूं। वो व्यक्ति चाहते तो भारत के प्रधानमंत्री बन सकते थे। नेहरू जी उनको ला रहे थे 52 में ही, और ये चर्चा थी कि उनको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। उनका नाम राष्ट्रपति के रूप में चला था। और 1977 में जब जनता पार्टी की इतनी ऐतिहासिक विजय हुई थी, तो अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद वो एक बार कहते कि प्रधानमंत्री मैं बनूंगा, तो बनते, क्योंकि जनता ने उनको वोट दिया था। लेकिन सत्ता का लेश मात्र भी आकर्षण उसने विचलित कभी नहीं कर पाया। अपने व्यक्तिगत जीवन में ही वो इतने प्रामाणिक थे। इसलिए जेपी को मैं ऋषि मानता हूं। और ठीक आपने कहा, वो सर्वोदय आंदोलन में थे, लेकिन उस समय ये संयोग की बात है, लालू प्रसाद जी हम लोग से उम्र में बहुत बड़े हैं, लेकिन लालू प्रसाद जी पटना जिला छात्र संघ के अध्यक्ष थे। सुशील मोदी जी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, महामंत्री थे, और मैं सहायक महामंत्री था। और एक संयोग है कि हम तीनों राजनीति में आगे बढ़े। हम लोगों ने छात्र संघर्ष का श्री गणेश किया था। 18 मार्च को पटना में घेराव हुआ था, छात्र नेताओं का संमेलन किया था, और बाद में जेपी को हम लोगों ने आग्रह किया। और जेपी को लगता था अगर राजनीति को बदलना है तो हमें छात्रों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा। बाद में आंदोलन आगे बढ़ा, हम लोग जेल गए, लाठी खाए कई बार, और फिर देश की कहानी बदलती है। सबसे बड़ा योगदान जेपी मूवमेंट का क्या है? देश की जनता की ताकत को जगाया उन्होंने कि तुम अपने आईन को बदल सकते हो। और आज लोकनायक जयप्रकाश का इस देश को सबसे बड़ा योगदान यह है कि इमरजेंसी लगाकर इंदिरा गांधी जब हारी 77 में, तो देश में 2 संदेश गया है। अब इस देश में कोई नेता कभी भी इमरजेंसी नहीं लगाएगा, कितना भी पॉपुलर हो। कोई मिलिट्री कू नहीं होगा, और ये देश चलेगा जनता के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि जेपी ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, व्यवस्था बदलने की बात की, लेकिन लगता नहीं है कि सत्ता परिवर्तन तो हुआ, लेकिन जो शुरुआती दौर था उसमें व्यवस्था नहीं बदल सकी। ये ठीक है, समर क्रांति की बात हुई, लेकिन मैं इसको पॉजिटिव रूप में देखता हूं। उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है? उन्हें देश की जनता को यह एहसास करा दिया कि तुम अपने वोट की ताकत से कितने भी बड़े नेता हो या कितनी भी बड़ी पार्टी हो, उसको बदल सकते हो, प्रदेश में या केंद्र में। ये उन्होंने सबसे बड़ा परिवर्तन किया, जो लोकतंत्र की मजबूती की। उसके बाद उस आंदोलन से निकले हुए लोग राजनीति में आए। आज आप देखिए, और ये मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं, भारत की वर्तमान राजनीति में जो एक परिवारनिष्ठ पार्टियां, उनको छोड़ दीजिए, बाकी अधिकांश कहां से निकले हैं? इस सरकार में मैं नाम गिनाऊं, नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू, रविशंकर प्रसाद, अनंत कुमार, ये सब वही हैं। कोई 4-5 साल बड़े हैं, कोई 4-5 साल छोटे हैं, जो उसी आंदोलन से निकले हैं, आगे बढ़े, इमरजेंसी का विरोध किया। रामविलास पासवान, शरद यादव, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, ये सब कहां की उपज है? तो भारत की राजनीति में जो एक गुणात्मक परिवर्तन आया है, वो उस आंदोलन में आगे बढ़े हुए नौजवानों की पीढ़ी में आया है, जो आज अपनी जगह पर है। हाँ, कमियां रही हैं, पत्रकारिता में बहुत लोग आए, आपको मालूम है। हाँ जी, बिल्कुल। जो जेपी, मैं जानता हूं इस बात को। जब सांसद ग्राम विकास योजना की बात आई है, मोदी जी ने जयप्रकाश जी का उल्लेख करते हुए क्या कहा था? उन्होंने हमें जगाया था। आज भी उन्होंने बात कही। तो ये देश में बहुत बड़ा बुनियादी बदलाव लोकनायक जयप्रकाश के आशीर्वाद से हुआ। सर, जेपी ने आप लोगों के सिर पे हाथ रखा, तमाम लोग बड़े नेता बन गए, आपने कहा, लेकिन लगता नहीं है कि बाद के काल में जो छात्र राजनीति थी वो कहीं ना कहीं हाशिए पर चली गई, और जितने टॉप लीडर हुए अपने अपने राज्यों में, जितने छत्रप हुए, उन लोगों ने छात्र नेता पैदा नहीं होने दिया? देखिए, ये तो मैं नहीं कहूंगा नहीं पैदा होने दिया, लेकिन आपकी ये शिकायत सही है कि छात्र आंदोलन थोड़ा कमजोर पड़ गया है।
लेकिन मैं उसको एक नए रूप में देखता हूं। ये देश 65% 35 साल के नीचे है। आज सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में इस देश की नौजवान पीढ़ी ने जो काम किया है वो एक बहुत बड़ी बात है। तो हमेशा वो आंदोलन के पथ पर ही रहे ये कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन इसी तरुणाई ने भारत को आज दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाई है। और मुझे दूसरी बात लगती है कि आजकल छात्र आंदोलन जो थोड़ा कमजोर पड़ा है उसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है। देश की जनता जानती है कि अगर कोई शासक ठीक काम नहीं करता उसको 5 साल में हम हटा सकते हैं, तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है। अन्ना आंदोलन से जेपी आंदोलन की तुलना की जाती है, रविशंकर प्रसाद कैसे देखते हैं? अन्ना हजारे का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन जिस तरह लोकनायक जयप्रकाश की तुलना हम महात्मा गांधी से नहीं कर सकते, उसी प्रकार अन्ना हजारे की तुलना हम लोकनायक जयप्रकाश से नहीं कर सकते। हर के अपना क्षेत्र होता है। लोकनायक जयप्रकाश एक बहुत बड़े नेता थे, अन्ना हजारे बहुत बड़े समाजसेवी हैं। उन्होंने देश के भ्रष्टाचार में पीड़ित जनता के क्रोध को समझा और उनकी पीड़ा को जबान दिया। लोग गए, अच्छी बात है। देखिए, ये सारे जो आयोजन होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं भारत के लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, जनता की आवाज को मजबूत करते हैं। तो भारत के लोकतंत्र में प्रामाणिकता से विश्वास करने के कारण मैं उसका सम्मान करता हूं। और ये कहीं ना कहीं नसीहत है कि इस देश की सियासत जैसे पहले चली है अब नहीं चलनी चाहिए। अच्छी बात है। क्या लगता है सर कि आने वाले दिनों में जेपी का जो अधूरा सपना था, जो व्यवस्था परिवर्तन का जो उन्होंने नारा दिया, वो सपना तमाम उनके जो शिष्य हैं वो पूरा करेंगे, उनका सपना साकार हो सकेगा? आज जो ये सांसद आदर्श ग्राम योजना है, ये क्या है? आज क्या कहा प्रधानमंत्री ने? ये बहुत बड़े व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत है। इसे आप समझें कि सांसद राजनीति से ऊपर उठकर एक गांव चुने और उसको पूर्ण गांव बनाए, सिर्फ सप्लाई पर नहीं, जनता के साथ मिलकर उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप। तो अगर 800 सांसद एक गांव और 3 गांव चुनते हैं और उन्हें कहा कि प्रदेशों में विधायक गण के लिए सरकार योजना बनाए, तो अगर हजारों की संख्या में गांव में परिवर्तन होता है इस सरकार की मुहिम से, तो इसकी प्रेरणा प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने साफ साफ कही, वो लोकनायक जयप्रकाश के आशीर्वाद से आई है। तो वो प्रयास चलता रहता है। और मुझे लगता है कि जेपी ने जो हमें अलग दिखाया है, वो अलग आने वाले कई वर्षों तक हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करता रहेगा। सर, जेपी के साथ कोई ऐसा संस्मरण जो एकदम बिल्कुल आपके मन को छूता हो? एक है, और मैं चाहता हूं कि दूरदर्शन के दर्शकों को बताया जाए। 77 में इंदिरा गांधी बुरी तरह से हार गई थी और जेपी एक विजयी सेना के कमांडर ग्रुप में दिल्ली आए थे। हम लोग बच्चे थे, दाढ़ी भी नहीं आई थी, लेकिन नेता बड़े बन गए थे, बड़ी बड़ी मीटिंगें एड्रेस करते थे। जेपी ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर गांधी पीस फाउंडेशन में ठहरे हुए थे और उस समय दूरदर्शन ही था और तो कुछ था नहीं, तो ये भी उनका इंटरव्यू ले रहा था। दुनिया के समाचार पत्र और टीवी वाले आए हुए थे। एकाएक मालूम हुआ कि जेपी इंदिरा गांधी से मिलने जा रहे हैं। बड़ा हंगामा हो गया कि आप क्या कर रहे हैं, अब इंदिरा गांधी हारी हैं, आपकी किडनी खराब हो गई जेल में, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो हम लोग सब लोग उनके कमरे में घुस गए। तो जेपी सुनते रहे। एकाएक उन्होंने सर उठाया और कहा, मैं अपने बड़े भाई जवाहर की बिटिया इंदू से मिलने जा रहा हूं, कोई शिकायत है आपको? हम लोग सभी शांत हो गए और उस दिन लगा लोकतंत्र में विरोध के बावजूद पारस्परिक सद्भाव रहना चाहिए। और मेरे जीवन पर लोकनायक जयप्रकाश के इस आचरण का बहुत बड़ा असर है। कहा जाता है कि वो व्यक्तिगत संबंधों का निर्वाह बहुत बखूबी करते थे। वैचारिक टकराव भले ही हो, लेकिन जिनसे व्यक्तिगत संबंध थे उसका यही तो लोकतंत्र की मजबूती है कि इंदिरा गांधी ने उनको जेल में बंद किया, उनकी किडनी खराब हो गई, फिर भी जीतने के बाद कहा मैं इंदू से मिलने जाऊंगा। उन्होंने एक पत्र भी लिखा था कि इंदू, दुख के इस क्षण में मेरा मन तुम्हारे साथ है। अब वो तो मुझे नहीं याद है। देखिए, मैं आपसे एक बात अवश्य कहना चाहूंगा, इंदिरा गांधी बाकी नेता बड़ी रही हों, लेकिन इमरजेंसी में जैसा उनका आचरण रहा है वो देश के लिए, लोकतंत्र के लिए एक शर्मनाक धब्बा है। और जो आचरण उन्होंने जेपी के साथ किया, ये आपके दर्शकों को बताना जरूरी है कि जेपी जसलोक अस्पताल में रहा करते थे, गिरफ्तार थे। उनको धूप में बैठने की उन्होंने अनुमति मांगी, वो नहीं मिला। बाद में जब कोर्ट में, मुंबई हाई कोर्ट में जाने की बात हुई, तब सरकार ने दबाव में दिया। ये कई घटनाएं हैं, लेकिन ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, इतने अत्याचार
और दुर्व्यवहार के बावजूद जेपी ने अपने हृदय का बड़कपन दिखाया। ये देश के लोकतंत्र के लिए एक मजबूत बात है। तो लगता है कि युवाओं को उनके आचरण से सीख लेनी चाहिए और अपने आचरण में बिल्कुल के जो कार्य हैं उनको उतारना चाहिए। इतने बड़े आदमी होकर के भी सत्ता से इतने दूर थे, जिसके पास हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बड़ी कुर्सियां आगे पीछे नाचती थी, उन्होंने कहा नहीं, मैं समाज के लिए काम करूंगा। ये जेपी का योगदान देश के लिए अमूल्य धरोहर है, जिसे हमें याद रखना चाहिए। सर, जेपी जयंती से अलग एक सवाल, पाकिस्तान सीमा पर लगातार गोलीबारी कर रहा था, लेकिन सरकार ने अपने पुरुषार्थ से उसका मुंह बंद कर दिया है। कैसे देखते हैं आप इस पूरे एपिसोड को? 26 मई 2014 के बाद ये दूसरा हिंदुस्तान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में ये एक मजबूत, संकल्प युक्त, आशा से भरा, विश्वासी हिंदुस्तान है, जहां पर पड़ोसियों के लिए या दुनिया में किसी भी देश के लिए स्थान तो जरूर है, लेकिन कोई हिंदुस्तान से खिलवाड़ करेगा तो जवाब दिया जाएगा। वो जवाब दिया गया, उधर शांति हो गई। चलिए सर, बहुत शुक्रिया। रविशंकर प्रसाद जो कानून और आईटी मिनिस्टर हैं, उन्होंने जेपी के साथ जो अपना संस्मरण साझा किया है, वाकई वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। और निश्चित तौर पर आज की पीढ़ी को जयप्रकाश नारायण के जो कार्य हैं उनको अपने आचरण में उतारना चाहिए। उनके प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कैमरामैन अजय के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली।